तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर कंपनी चलाता कौन है, सीईओ, फाउंडर, शेयर होल्डर्स? तो एक्चुअली में कंपनी को रियलिटी में चलाता एक डायरेक्टर है। एक डायरेक्टर के हाथ में ही होती है कंपनी की स्ट्रेटेजिक स्टीयरिंग। और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक डायरेक्टर सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि लीगली अकाउंटेबल गार्डियन होता है कंपनी का। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक डायरेक्टर की एक्चुअली में कंपनी में रोल क्या होती है। हम ये भी जानेंगे कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या कोई मिनिमम या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट डायरेक्टर्स की है और क्या कोई और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर्स के अराउंड अंडर द कंपनीज एक्ट। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द लॉ क्या है। And finally, we will wrap up the video by discussing the detailed process of appointment of directors under the Companies Act 2013. तो देखो, किसी भी कंपनी में एवरीडे का काम उसके एम्प्लॉइज और सीईओ मिलकर करते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर का काम होता है पॉलिसी डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, लीगल कॉम्प्लायंस और साथ साथ ये देखना कि बाकी हर कोई कंपनी में अपना काम लीगल कॉम्प्लायंस के अंडर कर रहा। तो अगर इसको मैं एक एनालॉजी की तरह ड्रॉ करूं तो एक डायरेक्टर का काम होता है जीपीएस की तरह एक्ट करना, जो ये डिसाइड करता है कि कंपनी, उसके एम्प्लॉयज और उसके सीईओ किस डायरेक्शन में जाएंगे एंड ये भी इंश्योर करना कि वो डायरेक्शन कंप्लीटली लीगल हो अंडर द रेल्म ऑफ द इंडियन लॉज। सो सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है डायरेक्टर एज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बट बस इतना ही? नहीं, इसके पीछे एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क छिपा हुआ है। चैप्टर 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 प्रोवाइड करता है एक फुल लीगल फ्रेमवर्क अबाउट द डायरेक्टर्स इन इंडिया। ये बताता है कि ये कौन डायरेक्टर बन सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे रिजाइन कर सकता है एंड डायरेक्टर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिया में क्या होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि किस कंपनी में कितने मिनिमम या मैक्सिमम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और एक 1% कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर्स होने ही चाहिए। और मैक्सिमम, सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कंपनी दैट यू आर, आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो अपने बोर्ड पे। लेकिन अगर आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट करना चाहते हो तो वो हो सकता है। बकायदा आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा by the shareholders of your company, where more than 75% of the shareholders will have to vote for appointing more than 15 directors on your board. अच्छा, ये तो बात हो गई कि एक कंपनी में कितने मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, पर क्या कोई ऐसा रूल है जो ये कहता है कि एक डायरेक्टर एक टाइम पे कितनी मैक्सिमम कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? तो हाँ, ऐसा एक रूल है। सेक्शन 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि एक टाइम पे कोई भी एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, जिनमें से कि मैक्सिमम 10 कंपनीज पब्लिक हो सकती हैं। अब कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो वो एक स्पेशल रूल भी बना सकती है सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कि मेरी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर लेट्स से 5 या मैक्सिमम 6 कंपनी से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो ऐसा करने के लिए उस कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय द शेयर होल्डर्स, वेयर मोर देन 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स वोट एंड क्रिएट दिस पर्सनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ओनली फॉर इट्स ओन कंपनी। बट ऐसा वो कंपनी क्यों करेगी? बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका। एक डायरेक्टर अगर एक टाइम पे इतनी सारी कंपनीज में डायरेक्टर रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसका ध्यान बटेगा, और वो जो ध्यान एक कंपनी को दे सकता है, अगर वो सिर्फ उस कंपनी का डायरेक्टर हो या फिर सिर्फ 3-4 कंपनीज का डायरेक्टर हो, वो उतना टाइम नहीं दे पाएगा अगर वो एक टाइम पे 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो। सो दैट्स व्हाई लॉजिकली समटाइम्स कंपनी ये स्टेप लेती है टू इंश्योर कि उसका डायरेक्टर फोकस्ड होकर उस कंपनी का काम देख सके। तो चलिए अब जानते हैं ऐसी 3 स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जो कंपनीज एक्ट मैंडेट करता है अपॉइंट करना फॉर सर्टेन स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो पहली ऐसी कैटेगरी है रेसिडेंट डायरेक्टर्स की। तो एज पर कंपनीज एक्ट, हर एक कैटेगरी ऑफ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट इज रिक्वायर्ड टू हैव 1 रेसिडेंट डायरेक्टर, यानी कि एक ऐसा डायरेक्टर जो कि लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज के लिए रहा। सेकेंड कैटेगरी इज वुमेन डायरेक्टर। तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या फिर अगर आप एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसका की पेड अप शेयर कैपिटल ₹100 करोड़ या ज्यादा हो या फिर टर्नओवर ₹300 करोड़ या ज्यादा हो, तो आपको मैंडेटोरिली अपने बोर्ड पर एक वुमेन डायरेक्टर भी अपॉइंट करना पड़ेगा।
तो लास्ट कैटेगरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। तो एवरी पब्लिक कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड जिसका पेड अप कैपिटल ₹10 करोड़ या ज्यादा हो, या फिर टर्नओवर ₹100 करोड़ या ज्यादा हो, या फिर जिसका टोटल लोन या कर्ज, डिबेंचर्स और डिपॉजिट ₹50 करोड़ या ज्यादा हो, उसको 1/3 ऑफ इट्स बोर्ड सीट को एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फर्ज करो कि एक ऐसी पब्लिक कंपनी का टोटल बोर्ड साइज है 6, then in that case इस कंपनी को एटलीस्ट 2 which is 1/3 of 6 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा। बट ये बताओ कि क्या कंपनीज एक्ट को जरूरत थी टू मेक दिस 3 कैटेगरीज ऑफ डायरेक्टर्स मैंडेटरी? एब्सोल्युटली यस। तो ये जो मैंडेटरी बोर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं वो कोई रैंडम नहीं, बल्कि एक लीगल ब्लूप्रिंट या फिर लॉजिक के हिसाब से है। तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई तो इंडिया में होना चाहिए जब लॉ पूछेगा या फिर समन करेगा। एक रेसिडेंट डायरेक्टर जो इंडिया में 182 डेज के लिए होता है, वो कंपनी की लीगल अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करता है ऑन द ग्राउंड लेवल। नाउ एक विमेन डायरेक्टर, इट्स नॉट जस्ट टू टिक द डाइवर्सिटी बॉक्स। हमारे लॉ मेकर्स ने ग्लोबली ये ट्रेंड देखा कि जब भी विमेन बोर्ड लेवल पे होती हैं तो डिस्कशन ज्यादा इंक्लूसिव और रिस्क्स वेल थॉट थ्रू होते हैं। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनका तो काम ही होता है न्यूट्रल होना। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो ना ही किसी प्रमोटर और ना ही किसी इन्वेस्टर की वॉइस होता है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कि कंपनी को इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई बड़ी पब्लिक कंपनीज जिनमें की इतनी सारी जनता का पैसा लगा होता है, वहां पर एक विमेन और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना बहुत ही जरूरी होता है, सो दैट एक न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग हो सके। तो अब बारी आती है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि हर डायरेक्टर एक जैसा नहीं होता है। तो प्राइमरीली कंपनीज एक्ट के अंदर में 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं बेसिस देयर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो कि फुल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, एंड इनका काम होता है एवरीडे लेवल पे कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना, व्हिच इंक्लूड्स स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन, नेम इट, एंड it is all included in the list of activities that these directors have to undertake. तो यूजुअली फाउंडर्स या सीईओ जो कि डायरेक्टर भी होते हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब ये कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब जाहिर से बात है, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो सबसे ज्यादा ही होगी ना। विच बेसिकली मीन्स कि अगर कल को कंपनी कोई भी वायलेशन करती है, या फिर कंपनी किसी भी गलत डायरेक्शन में जा रही है, या फिर कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, तो सबसे पहले लायबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की ही होती है। इन्हीं डायरेक्टर्स को ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट भी कहते हैं अंडर मेनी लॉज लाइक एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट, जहां पे अगर कोई भी वायलेशन होता है इन लॉज का तो ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट्स को ही सबसे पहले अकाउंटेबल या लायबल किया जाता है। तो सेकेंड कैटेगरी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन एन एवरीडे बेसिस कंपनी के किसी भी काम में ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं होते, लेकिन उनका काम होता है ओवरऑल बोर्ड सुपरविजन प्रोवाइड करना, विच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डायरेक्टर्स कंपनी में एक एक्सटर्नल एक्सपीरियंस या फिर टेक्निकल नॉलेज लेकर आते हैं, एंड वेरी कॉमनली ये डायरेक्टर्स एक टाइम पे मोर देन वन कंपनी के डायरेक्टर भी होते हैं। तो जब भी एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो ऐसे ही किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी के बोर्ड पे बकायदा अपने नॉमिनी की तरह अपॉइंट करता है, सो दैट उस इन्वेस्टर की सारी इंटरेस्ट उस कंपनी में प्रोटेक्टेड रहे। अब जो लायबिलिटी पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लायबिलिटी किसी भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कंपैरिजन में काफी कम होती है। तो अगर मैं ऐसे डिस्क्राइब करूं कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लायबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अ कंपनी इज गिल्टी अनलेस प्रूवन राइट, देन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की लायबिलिटी इन अ कंपनी इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन रॉन्ग। इंटरेस्टिंग ना। और तीसरी कैटेगरी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। तो जैसा कि हमने देखा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक स्टैट्यूटरी या लीगल मैंडेटरी पोजीशन होती है फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंपनी। सो एज द नेम सजेस्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट माइंड्स जो कि न्यूट्रली एंड इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर कंपनी के डिसीजंस को लेने में बोर्ड को हेल्प करते हैं। यू कैन थिंक ऑफ देम एज वॉच डॉग्स, जिनका काम होता है टू इंश्योर कि ट्रांसपेरेंटली सारी कंपनी के डिसीजंस ऐसे हो जैसे कि एथिकल और लीगल एंड इन अ वेरी वेरी जस्ट मैनर।
अब बात करते हैं दो स्पेशल कैटेगरीज की, विच इज एडिशनल डायरेक्टर्स एंड ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, विच इज बेसिस द नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर किसी कंपनी को जल्दी से कोई एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करना हो और उस कंपनी का नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग थोड़ा दूर हो या फिर शेयर होल्डर्स के अप्रूवल जनरली लेना डिफिकल्ट हो, तो उस कंपनी का बोर्ड अपने लेवल पे एक टेम्परेरी डायरेक्टर फॉर द टाइमिंग अपॉइंट कर सकता है, जिसको कि हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। अब इस एडिशनल डायरेक्टर की जो टेन्योर है वो तभी तक वैलिड है जब तक कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं आता, विच बेसिकली मीन्स कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग में आपने इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को वैलिडेट या रेगुलराइज नहीं किया तो इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट वहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आपने इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को उस एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कर दिया तो फिर ये एडिशनल डायरेक्टर कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनी नॉर्मल डायरेक्टर, कैन बी वेदर एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बेसिस व्हाट द बोर्ड एंड द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड द डायरेक्टर टू बी। अब मान लो कि इस एनुअल जनरल मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को वैलिडेट नहीं किया गया, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो डिसीजंस उस डायरेक्टर ने अपने टेन्योर के टाइम पे लिए थे वो सारे इनवैलिड हो गए? सो द आंसर इज नो। बेशक टेन्योर खत्म हो जाए, लेकिन अपने टेन्योर के टाइम पे जो भी डिसीजन मेकिंग उस एडिशनल डायरेक्टर ने की थी वो सारी वैलिड मानी जाएंगी। नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर। तो जब कंपनी का कोई भी डायरेक्टर किसी भी रीजन से अब्रॉड ट्रैवल कर रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स और मोर, सो उस केस में उस ट्रैवलिंग डायरेक्टर की एब्सेंस में उसका काम अफेक्ट ना हो, उसके लिए कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करता है राइट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू दिस ट्रैवलिंग डायरेक्टर, जो कि तब तक डायरेक्टर रहेगा जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर और द ट्रैवलिंग डायरेक्टर का टेन्योर इस कंपनी में रहता है। जिसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल या ट्रैवलिंग डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया तो इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर का टेन्योर भी खत्म हो जाता है। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्पेशल कैटेगरीज इज दैट ऑल्टरनेट या फिर एडिशनल डायरेक्टर की जो पूरी रिजीम कंपनीज एक्ट में प्रोवाइड की गई है वो इसलिए की गई है ताकि किसी भी टाइम पे कंपनी का कोई भी काम किसी भी डायरेक्टर की एब्सेंस में या वेकेशन ऑफ सीट में अफेक्टेड ना हो। तो वीडियो के इस लास्ट पार्ट में हम ये समझते हैं कि किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती कैसे, क्योंकि बॉस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जाकर अनाउंस कर दिया कि मैं तो आज से डायरेक्टर हूं और आप डायरेक्टर बन गए। एक पूरी प्रोसेस मेंशन्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कि डायरेक्टर को अपॉइंट करना कैसे होता है। तो जैसा कि हमने अपने इनकॉर्पोरेशन वाले वीडियो में देखा कि पहला स्टेप किसी भी डायरेक्टर के लिए होता है टू ऑब्टेन द डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट व्हिच एम्पावर्स द डायरेक्टर टू साइन ऑल ऑफ द फॉर्म्स ऑनलाइन। नाउ वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द डीएससी, उसके बाद आप डीआईएन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करते हो। सो डीआईएन इज लाइक अ आधार कार्ड नंबर फॉर द डायरेक्टर, जो हर एक डायरेक्टर का स्पेसिफिक और यूनिक नंबर होता है। अब आप डिन के लिए अप्लाई कैसे करोगे? सो इफ यू आर अ डायरेक्टर जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम ही अपॉइंट हो रहा है, तो उस टाइम आप फॉर्म स्पाइस में ही एक साथ सारे डायरेक्टर्स के लिए डिन को अप्लाई कर सकते हो। बट मान लो कि अगर आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है इनकॉर्पोरेशन के थोड़े टाइम बाद, तो उस केस में आप फॉर्म DIR 3 के अंदर में डायरेक्टर्स के डिन के लिए अप्लाई कर सकते हो। Now, once you have the DIN, the next step is to seek the consent of the director to act as a director of the company, जो कि आप फॉर्म DIR 2 में उस डायरेक्टर से लेते हो। इसी फॉर्म के साथ साथ आप DIR 8 में उस डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन भी लेते हो कि वो डायरेक्टर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं है। नाउ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है काफी सारे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर अ डायरेक्टर, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद बारी आती है रेक्विजिट बोर्ड या फिर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन की, अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। एंड देन कम्स फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR 12 विद द ROC, जो कि अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर में करना होता है। इसी फॉर्म के तहत आप ROC को ये इन्फॉर्म करते हो कि हमने अपने डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया है, सो दैट ROC जो उसका अपना पब्लिक रिकॉर्ड है उसको अपडेट कर सके, सो दैट पीपल लाइक यू एंड मी कैन गो एंड फाइंड आउट द डायरेक्टर डिटेल्स अबाउट एनी एंड एवरी कंपनी इन इंडिया। एंड लास्टली आता है स्टेज जहां पे कि कंपनी की एक स्टैट्यूटरी रजिस्टर होती है जिसको कि हम रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उसको अपडेट करने का टू ऐड द नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर। तो बधाई हो, कंपनी को डायरेक्टर हुआ है।
तो ये था पार्ट 1 ऑफ द डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑन द टॉपिक डायरेक्टर्स। पार्ट 2 में हम बात करेंगे disqualification criteria under Companies Act for directors and removal and resignation process for the directors। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बोर्ड रूम के सारे सीक्रेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।